Jai Narayan, good morning students. So we are going to start our new topic, that is quantum theory given by Max Planck. In quantum theory, light waves are made up of tiny packets of energy known as photon or quanta. They can be in the form of ultraviolet rays or in the form of infrared radiation. Planck given a formula E is equal to hv, V is equal to C by lambda, or putting the value of V is equal to C by lambda, we get E is equal to hc by lambda. Electromagnetic waves has light waves, gamma waves, ultraviolet, infrared. Light has both the nature, that is wave nature and particle nature, and that is called dual nature of the light. Like Kirchhoff, Planck too possessed a thermal radiator, an electrically operated source of electromagnetic radiation. It was rare at the time to work with such equipment, especially as electricity had only been introduced to Berlin a few years earlier. Planck, a theoretician, preferred developing formulae to conducting experiments. But none of the long-established formulae helped him describe what was going on with this cavity radiator. Planck began to work on a new law of radiation to calculate the energy emerging from the radiator. The day came to put his theory to the test. A spindle wound with wire is placed inside a completely black tube. Electrical current is passed through the wire, heating the assembly to a constant temperature. From the mouth of the black tube, electromagnetic radiation is emitted in the form of light, in all colors of the rainbow, meaning light of different wavelengths, even ultraviolet. Now we are going to start with the topic, that is de Broglie hypothesis. What does de Broglie hypothesis say? देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वेव होती हैं, वेव पार्टिकल्स वो करते हैं, एंड वेव्स हैव वेव लेंथ. सिंबल इज लैम्डा. पार्टिकल्स जो होते हैं उनके पास कुछ मास होता है, मास का सिंबल m होता है, और ये हमेशा मूविंग पार्टिकल्स होते हैं आपके. दैट मीन्स दे हैव सम वेलोसिटी. तो यहाँ तक क्लियर है. इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल मूविंग करते हैं, वेलोसिटी होती है, वेव एंड मास. तो जो आपकी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस था, उनका जो फॉर्मूला आया था, दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी. अब यहाँ पे इंडिविजुअल आइडेंटिटी का क्या है? h इज़ योर प्लैंक्स कांस्टेंट, v is your velocity, m is our mass, and lambda is used for wavelength. इन्होंने यहाँ पे क्या बताया था? बोला था कि all moving particles have dual nature. और वो डुअल नेचर क्या होता है? पहला, वो या तो पार्टिकल के फॉर्म में हो सकता है या फिर वेव के फॉर्म में हो सकता है. ये डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था, दैट इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल, जितने भी ऑल मूविंग पार्टिकल्स होंगे वो डुअल नेचर शो करेंगे, या तो पार्टिकल शो करेंगे या तो वेव शो करेंगे. दोनों नेचर को एग्जिबिट करेंगे, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. अब बेटा इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. देखिए, हम एक एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं. हमने एक क्रिकेट बॉल का एग्ज़ाम्पल लिया एक साइड, और एक साइड लिया इलेक्ट्रॉन का. क्रिकेट बॉल एंड इलेक्ट्रॉन. क्रिकेट बॉल का मान लेते हैं मास है 100 ग्राम, वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड की है. तो फॉर्मूला जो हमारे पास था, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी. अगर इस पे पुट करें, h की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम है. 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दें तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से, एंड वेलोसिटी हमारी कितनी है? 20. इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम, तो जो हमारी वैल्यू आएगी लैम्डा की, वो आएगी 3.13 इंटू 10 की पावर -34. दिख रहा है बेटा? यहाँ पे आपकी वेवलेंथ जो आई वो बहुत ही छोटी, -34 की वैल्यू में.
चलिए अब इलेक्ट्रॉन का हम देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी जो होती है वो होती है आपकी 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अगेन फॉर्मूले पुट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। आपका h होता है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय mv। m इज़ द मास दिया है हमारा 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी भी प्रोवाइडेड है 1.28 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.2 एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब ये जो बेटा 3.2 एंगस्ट्रॉम आया है, हम देख सकते हैं कि इसको हम मेज़र कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड। ये मेज़रेबल क्वांटिटी है 3.2 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर दोनों शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के पास देखिए पार्टिकल तो है ही बट वेव नेचर भी शो कर रहा है, जो इससे पता चल गया लैम्डा की वैल्यू से कि 3.2 एंगस्ट्रॉम उसकी वेवलेंथ आ रही है। तो यहाँ से देखिए क्लियर हो रहा है हमारा कि डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था और इसके पहले भी जो साइंटिस्ट ने हाइपोथेसिस दिए वो वर्क कर रहे थे। इसके बाद डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसको हम और थोड़ा समझते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज जो ये होंगे ये वेव पार्टिकल भी शो करेंगे, इज अ वेव। इसकी वेवलेंथ जो होगी हुज वेवलेंथ इज गिवन बाय lambda is equal to h/p, that is equal to h/mv। ये आप याद रखिएगा बस, lambda is equal to h/p एंड मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपके डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस, ठीक है। और इसके पहले जो हमने कैलकुलेट करके देखा वहाँ से और क्लियर हो गया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक वी कैन से दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखिए बेटा क्या था। हाइजेनबर्ग ने बोला था कि इट इज़ impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum of an electron। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट साइमल्टेनियसली एक साथ हम पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नहीं पता लगा सकते। और सिंपल देखिए समझते हैं, साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड एक्यूरेटली। क्या नहीं पता लगा सकते हम साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली? पहला पोजीशन, और क्या नहीं लगा सकते हैं? मोमेंटम। पोजीशन एंड मोमेंटम ये दोनों चीज़ हम एक साथ नहीं पता लगा सकते ना, ठीक। मतलब एक साथ हम दोनों चीज़ को नहीं मेज़र कर सकते हैं। ऐसा किन्होंने बोला था? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता था कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक साथ हम नहीं मेज़र कर सकते हैं। ये था आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए सपोज़ मानते हैं कि m आपका मास है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है एंड p उसका मोमेंटम है। तो मोमेंटम में जो एरर होगी मेज़र करते समय, मोमेंटम एरर वाइल
मेज़रमेंट, मोमेंटम जो एरर होगी मेज़रमेंट करते समय मान लेते हैं वो डेल्टा पी है, एंड पोजीशन में जो एरर आएगी किसी भी इलेक्ट्रॉन सपोज हम मेज़र कर रहे हैं उसकी मोमेंटम एंड पोजीशन मेज़र करते समय जो उसमें एरर आएगी वो मान लेते हैं डेल्टा एक्स के इक्वल है। तो दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इज़ इक्वल टू एच बाय 4 पाई। इक्वल टू का सिंबल बेटा यहाँ हम हटाते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। ये जो इक्वेशन आई ये हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिफाइन करती है, दैट इज डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अब यहाँ से हमारे दो केस बनते हैं, चलिए हम दोनों केस को देखते हैं। पहला केस फर्स्ट, एरर इन मोमेंटम हम कैलकुलेट करते हैं। एरर इन मोमेंटम, मान लेते हैं कि मोमेंटम में ज़ीरो एरर है। अगर मोमेंटम में ज़ीरो एरर है तो ये देखिए मोमेंटम डेल्टा पी होता है, हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी इज़ इक्वल टू 0। चलिए फॉर्मूले पर रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। क्योंकि हमारा डेल्टा पी 0 है, अभी हम इसको केवल डेल्टा एक्स की वैल्यू चाहिए और सिंप्लीफाइड करते हैं। डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई और डेल्टा पी। डेल्टा पी 0 था तो इसको 0 हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा एच बाय 0। एच बाय 0 क्या होता है बेटा, किसी भी चीज़ को अगर हम डिनोमिनेटर में 0 डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, इनफाइनाइट। मतलब हमारा पोजीशन जो था उसमें इनफाइनाइट एरर प्रेजेंट होगा। हम पोजीशन पता ही नहीं लगा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरर प्रेजेंट होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ द पोजीशन अगर मोमेंटम हमारा 0 होगा। अब केस सेकंड की हम बात कर लेते हैं। केस सेकंड में हमने क्या बोला, हमने बोला कि एरर जो पोजीशन में होगी वो क्या है, 0 है। पोजीशन में एरर अगर 0 है बेटा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि डेल्टा एक्स अब आपका 0 होगा। फॉर्मूला फिर हम यूज़ करते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। अगेन हमें डेल्टा पी की वैल्यू चाहिए, डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एच बाय 4 पाई डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अब 0 रख देंगे तो हमारा डेल्टा पी जो होगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। मतलब अब हमारा जो मोमेंटम है उसमें इनफाइनाइट एरर प्रेजेंट होगा। और यही तो हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बता रहा था कि हम साइमल्टेनियसली पोजीशन एंड मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, और उनका फॉर्मूला ये था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। तो बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है बेटा वो इस तरह है, ए माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। जो वैल्यूज प्रोवाइडेड वो मैं लिख दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ द वेलोसिटी। अनसर्टेनिटी मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी में, ठीक है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, ठीक है। हम कह सकते हैं डेल्टा पी क्या होता है, डेल्टा पी होता है एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। पी क्या है, मोमेंटम होता है, मास इंटू वेलोसिटी। पुट कर देते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स है ना, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय 4 पाई। हमें डेल्टा वी की वैल्यू चाहिए वेलोसिटी, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बेटा हमें पता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है, एंड मल्टीप्लाइड बाय आपका डेल्टा एक्स दिया है, देखिए 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। जब हम इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेट करिएगा, आ जाएगा, हम यहाँ पे नहीं कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी 0.57, 0.5, फिर से लिख दें बेटा 0.579 इंटू
10⁻⁷ मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमने बोला 1 जूल की वैल्यू मैंने ले ली 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगर कन्वर्जन करना होगा तो यूज़ कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं डेल्टा वी इज़ इक्वल टू 5.79 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड इनवर्स। आप देख रहे हैं जो एरर आया डेल्टा वी में, वेलोसिटी में, वो कितना आ गया 5.79 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड इनवर्स। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। प्लीज़ आप लोग यहाँ तक अपने नोट्स कंप्लीट रखिएगा। थैंक यू।